तो आप देखिएगा सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई है। ध्वनि प्रदूषण को हम किस में मापते हैं? क्या हम उसे डेसिबल में मापते हैं, अल्ट्रासाउंड में मापते हैं, हेडफोन में मापते हैं, ईयरफोन में मापते हैं, किस में मापते हैं? तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम ध्वनि प्रदूषण को किस में मापते हैं। तो मित्रों, इसका जो राइट उत्तर होगा, इसको हम ड्राइंग शीट में चले जाते हैं हम, ठीक है ना। और इसका राइट जो उत्तर होगा मित्रों, वो होगा कि ध्वनि प्रदूषण को हम डेसिबल में नापते हैं। किस में नापते हैं? डेसिबल के अंदर नापते हैं। और आपको मैं बता दूं कि हर एक की एक सीमा होती है। जैसे आपको पता है कि ध्वनि प्रदूषण को हम डेसिबल में नापते हैं, तो डेसिबल के अंदर नापने की क्या सीमाएं हैं, उनको भी हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो आप ये देखिए, इसकी मैंने कुछ व्याख्या आप लोगों के लिए रखी है। इस व्याख्या को आप देखेंगे। देखो, जो डेसिबल है, ठीक है ना, इससे हम ध्वनि की प्रबलता को नापते हैं। इसको हम नापते हैं, ध्वनि की प्रबलता को नापते हैं। आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि जो सामान्य वार्तालाप हम लोग करते हैं, जो नॉर्मल बात करते हैं, उसके अंदर किस प्रबलता का हम लोगों को ध्वनि की आवश्यकता होती है। तो वो मैं आपको बता दूं कि सामान्य वार्तालाप 60 डेसिबल पर होता है, जबकि 120 डेसिबल आते आते वो असहनीय हो जाता है, ठीक है। और 85 से ज़्यादा होने पर वो शोर हो जाता है, ठीक है ना। तो 85 से ज़्यादा शोर होता है, 120 के ऊपर हम असहनीय हो जाता है वह ध्वनि प्रदूषण, और हम सामान्य वार्तालाप जो करते हैं वो 60 डेसिबल पर करते हैं। ओके, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट है कि चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। मतलब प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, ये आरएस के अंदर पूछा गया था सवाल, जो कैंसिल हो गया था पेपर 99 में। तो चालकता की जो इकाई है, प्रतिरोधकता की जो इकाई है मित्रों, वो क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रतिरोधकता की इकाई ओम होती है। क्या होती है? ओम होती है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। वो है विद्युत शक्ति, मतलब इलेक्ट्रिक पावर का मात्रक क्या है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? तो मित्रों, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, वॉट होता है, या जूल होता है? बताइए, मैं बताता हूँ। विद्युत शक्ति का मात्रक मित्रों वॉट होता है। क्या होता है? पावर का मात्रक हमेशा वॉट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जो ले रहे हैं वो क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर किसकी इकाई है। ये आरएस 1997 में और एसआई के 2007 में पूछा गया सवाल है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, आयु की, या प्रकाश की तीव्रता की? मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बार बार पूछा जाता है। मैंने तो 2 एग्जाम्स बताए और मल्टीपल एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रकाश वर्ष जो होता है मित्रों, वो इकाई किसकी है? दूरी की, समय की, आयु की, या प्रकाश की तीव्रता की? जैसे प्रकाश दिखते ही बच्चा सोचता है यार ये तो हो सकता है प्रकाश की हो, नहीं। प्रकाश वर्ष जो है वो इकाई होती है दूरी की। किसकी होती है? दूरी की इकाई होती है मित्रों, ठीक है। इसकी व्याख्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो ये है कि देखो, जो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ था, खगोलीय संघ जो कि तारों की और बात करता है, ठीक है, उसके अनुसार प्रकाश वर्ष एक वह दूरी है। क्या है? वह दूरी है जो प्रकाश जो होता है वो निर्वात में 1 जूलियन वर्ष में तय की जाती है। मतलब 1 जूलियन वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है, उसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। और यह खगोलीय दूरी है,
मतलब तारों का प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश आता है, तो उसे हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं। प्रकाश वर्ष की दूरी के अंदर हम उसको मापते हैं। और मित्रों, इसमें आपको याद रखने वाली बात है, एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? तो मैं आपको बता दूं, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, अगर इसको आप किलोमीटर में करोगे तो 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। तो इतना ज़्यादा होता है ये प्रकाश वर्ष की दूरी। ठीक है, और प्रकाश वर्ष हम नापते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है, कितनी दूरी तय करता है, वो प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, परंतु यहाँ पर एक वर्ड और आता है, एक वर्ड और आता है प्रकाश वर्ष के अलावा, वो है पारसेक। पारसेक जो है वो प्रकाश वर्ष से भी बड़ी दूरी है। एक पारसेक के अंदर, पारसेक में हम तारों के मध्य की दूरी को मापते हैं, एक पारसेक के अंदर 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.25 प्रकाश वर्ष आते हैं। समझ गए? ये याद रखिएगा, इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक पारसेक के अंदर 3.26 या 3.25 दोनों में से कोई एक मेंशन होगा, आप दोनों लमसम में आप इसको राइट कर सकते हैं। ओके ना, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। देन मित्रों, हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, वो क्वेश्चन वही आ गया पारसेक से संबंधित। वो ये बता रहा है कि तारों संबंधी दूरियां, जो तारों की जो दूरियां होती हैं उनको मापने का मात्रक। तारों की दूरी हम किस में मापते हैं? पारसेक में मापते हैं। ये पारसेक किसके बराबर होता है? 4.25 प्रकाश वर्ष, 3.25 प्रकाश वर्ष, 4.50 प्रकाश वर्ष या 3.85 प्रकाश वर्ष। तो मित्रों, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 3.25 प्रकाश वर्ष। ठीक है ना, ये भी आरएस में पूछा गया सवाल है। तो मित्रों, क्वेश्चन हम लोग ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आए हुए ही ले रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। ओके ना, अगला पॉइंट हम लोग जो ले रहे हैं, अगला जो क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं वो ये है, केंद्रीय ड्रग्स अनुसंधान संस्थान CDRI कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय ड्रग्स अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? ये भी आरएस में पूछा गया सवाल है। इलाहाबाद में, दिल्ली में, बेंगलोर में या लखनऊ में, कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है मित्रों। तो इसका राइट आंसर होगा कि जो केंद्रीय ड्रग्स अनुसंधान संस्थान है, इसकी स्थापना 1951 में लखनऊ में हुई थी। कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी। याद रखिएगा इसको, इसके हमने व्याख्या ली है साथ में। इसमें आप देखिएगा, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है और इसको हमारे यहाँ पर 17 फरवरी 1951 में स्थापित किया गया था। ये सवाल पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको ये दिया है। अगला क्वेश्चन, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने करी थी? बैकेरल ने, रोएंटजन ने, मैरी क्यूरी ने या वॉन लू ने? ओके, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग कि एक्सरे की खोज जो है वो रोएंटजन ने करी थी। ठीक है ना, ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले एक्सरे की खोज करी थी। उन्होंने बताया था कि एक्सरे जो होता है वो एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है। ओके ना, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इसका तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ 0.01 से 10 नैनोमीटर का होता है। ठीक है ना, और इनको हम रोएंटजन विकिरण भी कहते हैं, एक्सरे को हम रोएंटजन विकिरण भी कहते हैं। क्यों? कि इसका जो खोज है वो विल्हेल्म कॉनरेड रोएंटजन ने की थी। ठीक है ना, तो आपको ये पूछा जा सकता है कि एक्सरे की खोज किसने करी थी, तो आपको बताना है रोएंटजन ने करी थी। ओके, दूसरा ये पूछा जा सकता है इसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तो मित्रों वो 0.01 से 10 नैनोमीटर होगा। ओके,
द नेक्स्ट वन इज पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये एचएम की जो एग्जाम हुए थे अभी 18 के अंदर, उनमें पूछा गया सवाल है। स्टीफेंस, डनलप, को या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये क्वेश्चन का आंसर ज़्यादातर बच्चे राइट दे देते हैं, ठीक है ना। तो पेनिसिलिन की खोज करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक होता है मित्रों। ओके, द नेक्स्ट वन इज पेनिसिलिन का खोज का श्रेय 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी, इसलिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है ना। चलिए, द नेक्स्ट वन इज वर्षा की बूंद का आकार, जो रेन की जो ड्रॉप होती है उसका आकार गोल क्यों होता है? चपटा क्यों नहीं होता, लंबा क्यों नहीं होता, गोल ही क्यों होता है? श्यानता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, प्रत्यास्था के कारण या गुरुत्व के कारण? तो इसका मित्रों राइट उत्तर ये होगा कि वर्षा की बूंद का आकार गोल इसलिए होता है कि उनके पृष्ठ में तनाव होता है, ठीक है ना। उस तनाव के कारण उसका आकार गोल होता है, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, इसकी एक व्याख्या दे रखी है कि जो पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन होता है, उसके कारण वर्षा की बूंदों का आकार गोल होता है, क्योंकि जो द्रव की स्वतंत्र पृष्ठ होता है, ठीक है ना, जो उसका आउटर मोस्ट सरफेस होता है वो कम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करता है, ठीक है ना, क्योंकि जल के अणुओं के मध्य एक बंध होता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जल होता है H2O, तो H2O और H2O के बीच में एक बंध होता है जिसको हम कोहेसिव बंध कहते हैं, और वो आपस में क्लोजली जुड़ा हुआ होता है, प्रबल बंध होता है, जिसके कारण वो कम क्षेत्रफल घेरने की कोशिश करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसका आकार गोलाकार होगा। ओके, अगला पॉइंट इसमें आता है, वो ये आता है कि पत्तियां क्यों हरी दिखती है? ये RS 2010 में पूछा गया है। पत्तियां हरी क्यों दिखती है? इसके दो कारण हैं, एक फिजिक्स के कारण भी होता है और एक बायो के कारण भी होता है। तो यहाँ पर ये फिजिक्स के कारण पूछा गया है कि फिजिक्स के अंदर हम कैसे ये बताएं कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। पहला, सारे वर्णों को प्रतिबिंब करता है, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्ट करता है। हरे वर्ण को रिफ्लेक्ट करता है और बचे हुए वर्णों का अवशोषण करता है। पत्तियों पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता, या केवल हरे वर्ण का अवशोषण करता है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि जो 7 कलर होते हैं विबग्योर के अंदर, ठीक है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इन 7 कलर में से जो हरा रंग है, इस हरे रंग का ही ये रिफ्लेक्शन करेगा। कौन? पत्तियां। बाकी के जो ये 6 रंग है इनका अवशोषण कर लेगी। तो हरे रंग का प्रतिबिंब करना मतलब रिफ्लेक्ट करना, इसके कारण पत्तियां हमें हरी दिखाई देती है, ठीक है। मतलब कोई भी वस्तु जिस रंग का रिफ्लेक्शन करेगा, ठीक है ना, परावर्तन करेगा, हमें वही कलर दिखाई देगा। जैसे सफ़ेद टी शर्ट पहना हुआ है तो ये सारे रंगों का रिफ्लेक्शन कर रहा है, बाल काले हैं तो ये सारे रंगों का अवशोषण कर रहा है, ठीक है ना। यदि कोई लाल रंग है तो वो लाल रंग का रिफ्लेक्शन कर रहा है, बाकी सबका अवशोषण कर रहा है। क्योंकि विबग्योर के अंदर सफ़ेद और काला नहीं दिखता है मित्रों, ध्यान देना आप। सफ़ेद वो रंग होगा जो इन 7 को रिफ्लेक्ट कर देगा, परावर्तित कर देगा। काला वो होगा वो इन 7 रंगों को अवशोषित कर लेगा, समझ गए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद में जो भी कलर होते हैं वो इन कलरों के मिलने से बनते हैं। चलिए, अगला पॉइंट, इसकी व्याख्या आ गई आपके पास, व्याख्या को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हरे रंग को परावर्तित करती हैं पत्तियां, इसलिए उसका रंग हरा दिखता है। इसके अलावा जितने भी रंग हैं उनको वो अवशोषित कर लेगी, ठीक है।
इसके अलावा आपको पता है कि अगर हम बायो की बात करते हैं तो बायो में हम लोग ये बोलते हैं कि पत्तियों का रंग हरा इसलिए दिखाई देता है कि उसमें एक क्लोरोफिल नाम का वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, जिसके कारण वो हरा दिखता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आ गई। बायो से पूछा जाए तो क्लोरोफिल के कारण, फिजिक्स में पूछा जाए तो हरे रंग के परावर्तन के कारण। ठीक है ना। ये अगला क्वेश्चन है, पानी में बर्फ का कितना भाग पानी की सतह के बाहर रहता है? ठीक है, ऊपर रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि पानी से बाहर रहने वाला बर्फ का जो भाग होगा वो होगा 1/10, 10 में से एक भाग ऊपर रहेगा। ये कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है और यही कारण है कि जब बर्फ गलती है तो पानी का आयतन नहीं बढ़ता। ठीक है ना। और दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि बर्फ ठोस है फिर भी वो पानी पे क्यों तैरती है? डूब जाना चाहिए था। तो उसका कारण भी है कि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। ठीक है, और बर्फ का घनत्व जब पानी के घनत्व से कम होगा इसलिए वो उसकी सतह पर तैरेगा, डूबेगा नहीं। व्याख्या देख लीजिए, बर्फ का आयतन पानी से ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए वो पानी की सतह पर तैरता है। इसको हम डेंसिटी से भी बता सकते हैं। और तैरते वक्त बर्फ का 1/10 भाग बाहर रहता है, बाकी का उसके अंदर रहता है। और जब कोई प्याले में रखी हुई बर्फ पिघलती है तो पानी के तल में ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़्यादातर तो अंदर ही है पानी। ठीक है ना। चलिए, और दूसरा आपने देखा होगा, दो बर्फ के टुकड़ों को अगर हम पास में लाकर रख दें तो चिपक जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक आकर्षण बल होता है जो जल के अणुओं के कारण होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा जो मटका कुल्फी वगैरह होती है तो उसमें क्या करते हैं, बर्फ के अंदर नमक मिला देते हैं। बर्फ में जब नमक मिला देते हैं तो उसका गलनांक बढ़ जाता है। ठीक है ना, क्या होता है, गलनांक बढ़ जाता है, जिसे हम फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं। ठीक है ना। और यदि पानी में नमक मिला दिया जाए और फिर उसको बर्फ बनाने रखे तो वो बहुत ज़्यादा देरी से बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि उसका गलनांक बढ़ जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, वो है, हम लोग गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते हैं, या सफ़ेद कपड़े गर्मियों में क्यों पहने जाते हैं? सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। सफ़ेद कपड़े पसीना ज़्यादा सोखते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको जनरली क्या होता है कि आजकल टीचर आपको ये बोल देता है कि उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा तो आप उसी को टिक कर लेना, पर वो गलत बोल देते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े इसलिए हम बोलते हैं कि जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे ये सफ़ेद रंग है तो ये क्या करेगा, सारे रंगों का परावर्तन कर देगा। तो ये क्या करेगा, जब सारे रंगों का परावर्तन कर देगा तो उन रंगों के अंदर जो ऊष्मा होगी उनका भी परावर्तन कर देगा। तो क्या करेगा, सफ़ेद रंग ऊष्मा का परावर्तन कर देता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि घर के अंदर जब हम टिफ़िन बॉक्स लेके जाते थे स्कूल तो मम्मी क्या करती थी, उसको फॉइल, एल्युमिनियम फॉइल में डाल देती थी, क्योंकि वो पृष्ठ उसका चमकीला होता है तो वो रिफ्लेक्ट कर देता था ऊष्मा को, तो उसके अंदर के तापमान को कम नहीं होने देता था। समझ गए। द नेक्स्ट वन इज प्रेशर कुकर में। आपने देखा होगा घर के अंदर जब हम खाना बनाते हैं तो प्रेशर कुकर में जो भोजन है वो जल्दी पक जाता है, जल्दी बन जाता है। रीज़न क्या? रीज़न ये कि जब प्रेशर कुकर को हम बंद कर देते हैं तो अंदर जब कोई चीज़ गर्म होती है तो अंदर का क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, दाब बढ़ जाता है। और जब किसी वस्तु का दाब बढ़ा देते हैं मित्रों तो उसके साथ साथ उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है ना। और अगर हम प्रेशर कुकर में डाल दें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, इससे बढ़ जाएगा। और जब बढ़ जाएगा तो जल्दी खाना बेक हो जाएगा। ठीक है ना।
तो प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी इसलिए बनता है क्योंकि उसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ओके, चलिए इसकी व्याख्या भी आपके यहाँ पर दे रखी है कि प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक, ठीक है, जो है अधिक दाब होने के कारण बढ़ जाता है, ठीक है ना। और अधिक ऊंचे ताप पर उबलने के कारण, क्योंकि हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो खाना जल्दी बन जाएगा, ठीक है, और भोजन शीघ्र पक जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है इसके अंदर में। तो ये जो सेशन में हम लोगों ने अभी डिस्कस किए, जिन क्वेश्चनों को डिस्कस किए मित्रों,